अस्सलामुअलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो शुरू के 5 सेशंस हैं वो आप लोग या तो देख चुके होंगे या देख रहे होंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे हैंड आउट नंबर 1 से। अब वो सेशंस देखना आपका काम है, ठीक है? लेकिन मैं अभी लिंक इस तरह से इस्टेब्लिश करूँगा कि अगर अभी किसी ने वो 5 सेशंस नहीं भी देखे हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सेशंस आप लोगों ने देख लेने हैं। ना ही देखोगे तो अपना खुद का नुकसान करोगे, ठीक है? चलें आगे स्टार्ट कर लें। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 है हमारी बुक का भी। अच्छा, बुक्स आप लोग ले लेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है? अच्छा, मेरे पास अब हैंड आउट्स भी पता नहीं है कि नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ एक ही है हैंड आउट, नहीं ये 2 हैंड आउट हो गए, 3-3 पेज के हैं शुरू के। हाँ, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। खैर सॉफ्ट में मैंने भेज दिया था ग्रुप पे, लेकिन बहर तौर आप लोग बुक्स ले लीजिएगा, ठीक है? और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पोर्टल का एक्सेस है मौजूद, तो पोर्टल के ऊपर शायद अटैचमेंट भी होगी बुक की, ठीक है? अच्छा भाई, तो शुरू करते हैं बेटा। अच्छा, काफ़ी सारी डिस्कशन आपको उन शुरू के 5 लेक्चर्स में मिलेगी, जिसमें मैंने काफ़ी डिस्कशन किया कि इनकम का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। क्योंकि हम जो ये पोर्शन पढ़ेंगे सबसे पहले ये इनकम टैक्स का पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है? इनकम टैक्स है, फिर सेल्स टैक्स आएगा। तो इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट किसको कहते हैं, डायरेक्ट किसको कहते हैं, ये भी लेक्चर्स के अंदर, मैं नहीं जा रहा इस डिटेल के अंदर। आगे बढ़ना है ना हमने। एक तो जो वक्त की कमी है और जो वक्त है उसको हम फिर फ्रूटफुल चीज़ में लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम। रमज़ान के अंदर मैंने आपको वैसे ही बताया कि मैंने बिल्कुल ही हल्का हाथ रखा है रमज़ान के अंदर, बिल्कुल हल्का हाथ। सिर्फ और सिर्फ 3 क्लास हैं, और वो भी 1.5 घंटे की 3 क्लास हैं, ठीक है? असल शो तो शुरू होगा रमज़ान के बाद, जब आप में भी हिम्मत होगी, हम में भी हिम्मत होगी इंशाल्लाह मज़ीद, ठीक है? बोल भी सकेंगे, बोलने की भी हिम्मत ज़्यादा आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर हम थोड़ी सी लंबी क्लासेस रखेंगे, और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो आपका कोर्स बिल्कुल टाइम पर ख़त्म होगा, उसकी टेंशन नहीं लो। और मेरे नज़दीक कोर्स का ख़त्म होना क्या है, कोर्स का ख़त्म होना ये नहीं है कि मैंने क्लासेस ख़त्म करा दी तो कोर्स ख़त्म हो गया। ये हमेशा से बात जहन में रखना कि एक टीचर के लिए एंड ऑफ द कोर्स डिक्लेयर करना कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं होती है। लेकिन एंड ऑफ द कोर्स मेरे नज़दीक, मेरी नज़र में कौन सा होता है? मेरी नज़र में एंड ऑफ द कोर्स वो कोर्स है कि जिसमें हमने सफिशेंट प्रैक्टिस कर ली, जिसमें मुझे तसल्ली आ गई, मैंने स्टूडेंट्स के हाथों से प्रैक्टिस करवा ली, मैंने सफिशेंट सवालात करवा दिए, मेरे बच्चों की कोई क्यूरी नहीं है, सारे सवालात रिजॉल्व हो गए। क्योंकि स्पीड डिटरमिन आपकी बेसिस पे भी करती है। मैंने एक टॉपिक ख़त्म कराया लेकिन आपको समझ नहीं आया, आपके सवालात हैं, तो जाहिर सी बात है मैं उसको एड्रेस करूँगा, उसको एड्रेस किए बगैर आगे नहीं बढ़ जाऊँगा। वैसे तो स्पीड भगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने तो कोर्स को ख़त्म करना है, सेटिस्फैक्ट्रीली कोर्स को ख़त्म करना है कि हर बच्चे के सारे सवालात अल्लाह के फजल से एड्रेस हो जाएं, उसको सही से समझ आ जाए, उसकी सही से तैयारी हो जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि आधी से ज़्यादा तैयारी आपकी क्लास में हो जाएगी इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट। टाइम पर आ रहे हैं, क्लास पूरी ले रहे हैं, आपकी आधी ज़्यादा तैयारी क्लास में हो जाएगी। क्लास कोशिश करो जो टाइम क्लास का है उस पर पहुँच जाओ। ऐसा हो सकता है कि मैं 10 मिनट लेट हो गया, मैं 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, आप टाइम पे पहुंच गए तो आपका कोई लॉस नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं टाइम पे पहुंच गया और आप 10 मिनट लेट हो गए ना, तो आपका लॉस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कभी कभी मैं इंटेंशनली भी 5-10 मिनट डिले आ रहा होता हूँ। देखो, मेरे घर से KNS का रास्ता है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का गाड़ी में। यानी कि मैंने तो गाड़ी स्टार्ट करनी है और 2 से 3 मिनट में, पूरे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जब से अल्लाह के करम से इन्होंने गलियाँ भी बना दी हैं, तब तो 5 मिनट भी नहीं लगते। पहले तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ज़रा रोक रोक के गाड़ी लानी पड़ती थी, लेकिन अब वो गलियाँ भी बना दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 से 3 मिनट में KNS आ जाता है। मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अगर कभी 5 मिनट 10 मिनट लेट आ रहा हूँ तो आपका ख्याल रखते हुए कि यार जो बच्चे रास्ते में होंगे वो आ जाएँ, पहुँच जाएँ ज़रा। आप लोगों ने कोशिश करनी है 10:30 का टाइम है, 10:30 पे क्लास में मौजूद हो, 9:30 का टाइम है, 9:30 पे क्लास में मौजूद हो। क्योंकि जिस वक्त मैं आ गया मैं शुरू कर दूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। ठीक होगी बात?
तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स किसको कह रहे हैं? इनकम टैक्स। ये डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो जाएगा। डायरेक्टली किस पर अप्लाई हो जाएगा? इनकम पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमने कहा सर ये जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है, और इसको डायरेक्ट इसलिए भी कहते हैं कि बर्डन ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स इज डन बाय द सेम पर्सन। इसके ऊपर डिटेल में बात हो चुकी है, मैं ज्यादा इस पे बहस नहीं करूंगा। डायरेक्ट टैक्स। फिर मैंने इनकम के लफ्ज पर काफी बात की है कि ये इनकम का लफ्ज है क्या। टैक्स तो चलो टैक्स है, जो इनकम कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स इज अ बर्डन। मेरी अगर इनकम है, मैं अगर 2 लाख रुपए की इनकम कमा रहा हूँ, साल के 24 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरी उस इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। ये जो टैक्स है ये मुझ पे तो बर्डन है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या है? ये रेवेन्यू। मुल्क चल रहा हमारा इस पे, चल फिर भी नहीं रहा, लेकिन कह रहे हैं कि मुल्क चलता है इस पे। हाँ ठीक है, टैक्स तो लगा ही जा रहा है, लगे जा रहा है, लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुल्क चल के दे नहीं रहा है। अल्लाह चला दे, हमारे अमाल अल्लाह पाक बेहतर कर दे। सबका इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, सिर्फ एक का दो का किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। खैर, तो हमने कहा सर इनकम कमाएंगे तो टैक्स तो लगेगा। सेल्स टैक्स अलग चीज होती है। सेल्स टैक्स कंजम्पशन पर होता है। इनकम नहीं भी कमाई तो भी सेल्स टैक्स लगेगा, वो बाद में देखेंगे, दुनिया अलग है, उसका टॉपिक अलग है, पूरा पोर्शन है, वो तसल्ली से देखेंगे इंशाल्लाह, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। मिक्सअप नहीं करना, गुड मूड नहीं करना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। इसको सेल्स टैक्स से मर्ज नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं सर, इसका मतलब वो जो हम जाके खाड़ी से शॉपिंग करते हैं और हमारी इनवॉइस के ऊपर टैक्स लगा हुआ होता है वो भी इनकम टैक्स है? नहीं, वो इनकम टैक्स नहीं है, वो सेल्स टैक्स है। इम्तियाज से शॉपिंग करते हैं तो सर वो टैक्स लिखा हुआ आता है, वो सेल्स टैक्स है। वो तुम्हारी गुड्स की कंजम्पशन के ऊपर वो सेल्स टैक्स लगा है, वो इनकम टैक्स नहीं है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। तो अभी उसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे हम। अच्छा, फिर मैंने इनकम पर काफी बात करी है कि कौन सी अमाउंट इनकम है, इनकम किसको कहते हैं, इनकम की डेफिनेशन क्या है, इस पर मैंने काफी बात करी है। वो बातें आप सारी देख लेंगे, मैं अभी वो बातें नहीं कर रहा। अभी मैं आ जाता हूँ लेमैन टर्मिनोलॉजी पर, आसान बातों पर। मेरे और आपके नजदीक इनकम क्या है? मिसाल के तौर पर सैलरी कमाई, वो इनकम है, जिसको हम आम लफ्जों में इनकम कहते हैं। सर किसी की सैलरी अर्न हो रही है, कोई सैलरी अर्न कर रहा है, कमा रहा है, उसको बॉस से अपने पैसे मिल रहे हैं, एम्प्लॉयर से अपने पैसे मिल रहे हैं, सैलरी है, इनकम है, उस पर टैक्स लगेगा, जी टैक्स लगेगा, उसको कहेंगे सैलरी। सैलरी। सर हमारा आम मुशाहिदा है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दे तो उसको रेंटल इनकम आती है। किराए पे दे दी, किराए की इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल मुनासिब बात है, आपका मुशाहिदा बिल्कुल ठीक है, उसको हम कहते हैं रेंटल इनकम। टैक्स की दुनिया में इस रेंटल इनकम को कहा जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से ये कंफ्यूज कभी मत होना कि ये प्रॉपर्टी की सेल परचेज से आने वाली इनकम है ना। ये कौन सी इनकम है? रेंटल इनकम। इसीलिए मैंने लिखा रेंटल इनकम है, आईएफ ब्रैकेट में लिख दिया। हालांकि मुझे लिखना आईएफ भी चाहिए था, रेंटल इनकम ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने इसको रेंटल इनकम लिख दिया। फिर हम देखेंगे कि शेयर्स को सेल परचेज करने से भी कुछ गेन आता है, प्रॉपर्टी को भी सेल परचेज करने से कुछ गेन आता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो उससे भी तो गेन आता है। सर केएनएस है, केएनएस इतना बड़ा इदारा चला रहा है, तो केएनएस को जो गेन आ रहा होगा, केएनएस की जो इनकम होगी वो क्या है? वो बिजनेस। सर अगर कोई बंदा ट्रेडिंग का काम कर रहा है, गुड्स की सेल परचेज कर रहा है, तो परचेज करके सेल कर रहा है, ये उसका बिजनेस है, उसकी बिजनेस। एसी वाला एसी बेचकर पैसे कमा रहा है, बिजनेस इनकम। आप लोगों ने अपने पीआरसी के अंदर जो अकाउंटिंग के पीएनएल बनाए थे, क्या बनाते, किसके बनाते थे? बिजनेसेस के बनाते थे ना सर, बिजनेस के बनाते थे। उसमें रेवेन्यू आता था, सेल से कितने पैसे आए, फिर हम उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते थे, फिर अदर एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह लेस करते थे और प्रॉफिट आता था। तो वो किस चीज का किसका पीएनएल बनाते थे? तुम किसी एंटिटी का पीएनएल बनाते थे, किसी इंडिविजुअल का बनाते थे, सोल प्रोप्राइटर का बनाते थे, या पार्टनरशिप का बनाते थे, या किसी कंपनी का बनाते थे। कंपनी का तो खैर नहीं बनाया होगा किसी का, कंपनी का तो अभी तक नहीं बनाया होगा ना। सोल प्रोप्राइटरशिप का बनाया होगा, और मुझे ऐसा लगता है शायद पार्टनरशिप का भी बनाया हो।
बनाया नहीं बनाया? पार्टनरशिप था नहीं था पीआरसी में? देखो ना यार, है क्या, सीए के कोर्स को आसान किए जा रहे फिर बच्चे बोलते हैं मुश्किल हो रहा है। पार्टनरशिप कहाँ गया है? किधर अब आ रहा है? चलो खैर, वालेकुम सलाम। तो खैर, पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाई आपने एंटिटी की, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। तो वो बिजनेस था ना, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, ट्रेडिंग का बिजनेस था, किसी चीज का बिजनेस था। तो हमने कहा उसे कहते हैं बिजनेस इनकम। ठीक है, यही हैं सारे हेड्स ऑफ इनकम, इन्हीं को कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। एक और हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम टैक्स का लॉ ये कहता है कि या तो इनकम इसमें जा रही होगी, या इसमें जा रही होगी, या इसमें जा रही होगी, या इसमें जा रही होगी, और अगर इनमें से किसी में भी नहीं जा रही है तो किधर फेंक दो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फेंक दो। ठीक है, अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एग्जाम्पल्स मैंने कुछ दी होंगी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती हैं। हमारा जो इनकम टैक्स का कोर्स है उसमें हम एक एक करके ये सारे हेड्स पढ़ेंगे। सैलरी, रेंटल, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पांचों हेड्स हमने पढ़ने हैं, कोर्स का पार्ट है। और ये पांचों हेड्स का मैंने सिर्फ अभी नाम ले लिया है, लेकिन हर एक की दुनिया अलग है पूरी पूरी। यानी यूं समझ लो कि ये हाइपर लिंक है। ये व्हाट इज दिस? दिस इज हाइपर लिंक। हम एक क्लिक करेंगे, हम सैलरी को क्लिक करेंगे, हम जैसे ही सैलरी को क्लिक करेंगे, अच्छा, हर हेड के अंदर इनकम कैसे आती है? सर हमने पीएनएल बनाए हैं, हम चैंपियन बच्चे हैं, हमें सब पता है इनकम कैसे आती है। मैंने कहा सर टर्नओवर, रेवेन्यू या रिसीट, कुछ भी कह लो। अभी मुझे बाकी हेड का नहीं पता। बिजनेस इनकम की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हो और पीएनएल शीएनएल बना के आए हुए हो। भाई पीआरसी के अंदर अकाउंटिंग का पेपर होता है नहीं होता है? होता है ना, शुक्र। तो हमने कहा कि सर रेवेन्यूज, रिसीट्स, टर्नओवर, उसमें से क्या चीज लेस होती है? उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस होता है, उसमें से अदर एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस लेस हो जाते हैं। हम उनको सबको क्या कह देते हैं? एक्सपेंसेस। हमने कहा सर एक्सपेंसेस। जब ये रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं तो आपके पास जो आता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये टैक्स की दुनिया में इनकम होती है। ये अमाउंट क्या होती है? इनकम। तो सर ये कोई नई बात तो आपने बताई नहीं, ये तो हमें पहले पता था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम होती है, रेवेन्यू तो इनकम होती नहीं है, ये भी हमें पता है। क्योंकि सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने 50 लाख का रेवेन्यू अर्न किया और 60 लाख के एक्सपेंसेस हो गए, तो बॉटम लाइन क्या आ जाएगा? लॉस। 10 लाख का लॉस आ गया। तो क्या मैं ये कहूंगा कि इस बंदे ने इनकम जनरेट करी है? नहीं। सो सर रेवेन्यू इज नॉट इनकम, रिसीट इज नॉट इनकम, बॉटम लाइन प्रॉफिट इज इनकम। तो टैक्स भी किस पे लगेगा फिर? बॉटम लाइन प्रॉफिट पे, इनकम पर टैक्स लगेगा, चूंकि इसका नाम ही इनकम टैक्स है। तो दिस इज इनकम, दिस इज नॉट इनकम, दिस इज इनकम। हमें बिजनेस इनकम का तो हाल पता है क्योंकि हमने पीआरसी में अकाउंटिंग का परिचय दिया है, लेकिन हमें कैपिटल गेन का नहीं पता क्या होता है, रेंटल इनकम का नहीं पता क्या होता, सैलरी का नहीं पता क्या होता, आईएफओएस का भी नहीं पता कि कैसे निकलती है इनकम। हमने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, बिजनेस इनकम का पता है कैसे निकलती है, बाकी सबकी भी ऐसे ही निकलती है, बाकी सबकी भी ऐसे ही निकलती है। हर हेड की रिसीट्स होती हैं, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, वो लेस करो इनकम निकल आती है। रेंटल की रिसीट्स होंगी, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, लेस करो इनकम निकल आएगी। सैलरी की रिसीट्स होंगी, सैलरी की रिसीट्स होंगी, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, लेस करने की इजाजत नहीं है। ये हम जब सैलरी का हेड पढ़ेंगे तो देख लेंगे, अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया। हर जगह लेस करने की इजाजत है, सैलरी के हेड में लेस करने की इजाजत नहीं है। जब हम सैलरी का हेड पढ़ेंगे तो इस बात को देख लेंगे। इसी तरह आईएफओएस के भी
रिसीट्स होंगी सर, IFOS के भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, लेस करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, इस हेड की बॉटम लाइन इनकम आ जाएगी। ठीक हो गई बात। ये सारे हेड्स ऑफ इनकम हैं, इन सारे हेड्स ऑफ इनकम को हमने पढ़ना है और तबीयत से पढ़ना है। और इस हर हेड ऑफ इनकम को पढ़ने के लिए उससे रिलेटेड हमें इसके 7 एस्पेक्ट्स पढ़ना पड़ेंगे, 7 एस्पेक्ट्स। वो जब मैं हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है मुझे, तब मैं लिख पाऊंगा कि हर हेड ऑफ इनकम में अगर आपने ये 7 चीजें पढ़ ली तो आपका हेड ऑफ इनकम थॉरोली कवर हो गया। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो अभी आपने ये जहन में रखना है कि जो भी हमारी इनकम आती है वो इनमें से किसी हेड में गिर रही होगी। कुछ ऐसी इनकम भी होगी जो दिखने में इनकम लग रही होगी लेकिन वो एग्जेम्प्ट होगी, तो इसका मतलब कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कुछ ऐसी अमाउंट भी होगी जो दिखने में हमें इनकम लग रही होगी हमारी समझ-बूझ के हिसाब से, लेकिन वो इनकम होगी ही नहीं। जैसे मैं अगर अपना ये पर्सनल सेलफोन बेच दूं, मिसाल के तौर पर मैंने ये 60,000 में खरीदा, मैंने किसी को 80,000 में बेच दिया, 20,000 रुपये का गेन आ गया, क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होगा। सर दिमाग तो कह रहा है कि इनकम है। पर्सनल गाड़ी बेच दिया आपने, पर्सनल कार बेच दिया आपने, 4 लाख की खरीदी थी, 8 लाख की बेच दी, 6 लाख की बेच दी, गेन आ गया? गेन तो आ गया। किसी को बोलोगे ना यार मैंने तो नफा कमा लिया, मैंने कार बेच के नफा कमा लिया। पर्सनल कार की बात कर रहा हूँ, पर्सनल कार की, नफा कमा लिया, लेकिन लॉ के हिसाब से दिस इज नॉट इनकम, दिस इज नॉट इनकम। ये सारी बातें मैंने शुरू के 5 लेक्चर में बताई, ये आपको देखना पड़ेगी तो समझ आ जाएगी। इसका मतलब कि सर हर अमाउंट या हर रिसीट इनकम नहीं होती है। कौन सी रिसीट इनकम होती है, कौन सी नहीं होती है, ये हमें परखना पड़ेगा। फिर एक दफा हमने परख लिया कि हाँ ये तो इनकम है, फिर उस इनकम को इन 5 में से किसी डब्बे में डालना पड़ेगा और उस डब्बे के उसूल और जवाबित लागू होंगे, उसके प्रिंसिपल्स लागू होंगे। अगर मैंने बोला कि ये अमाउंट जो एम्प्लॉयर से मिल रही है ये सैलरी है, तो मैं इसको किस डब्बे में डाल दूंगा? सैलरी के डब्बे में डाल दूंगा। अब इस पर सैलरी के उसूल अप्लाई होते रहेंगे और सैलरी के उसूल अप्लाई करके मैं सैलरी की बॉटम लाइन सैलरी निकाल लूंगा। किसी रिसीट को मैंने कहा ये बिजनेस इनकम है, तो मैं किस डब्बे में डाल दूंगा? उस पर मैं बिजनेस इनकम के रूल अप्लाई करूंगा और बिजनेस इनकम के रूल अप्लाई करते हुए, काट छांट करते हुए, एक्सपेंसेस लेस करते हुए ये फिगर निकाल लूंगा। जब मैं 5 डब्बों की फिगर निकाल लूंगा तो मैं उनको सम अप कर लूंगा। उसके बाद कुछ कहानियां आगे बढ़ेगी, वो कैसे आगे बढ़ेगी वो बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, अब आते हैं स्कोप ऑफ इनकम टैक्स पर। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स पर स्कोप ऑफ इनकम टैक्स है क्या? ये है सेक्शन नंबर 4 ऑफ योर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है? दिस इज द लॉ, दिस इज द सोर्स लॉ व्हिच गवर्न्स इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो किस लॉ के अंदर मिलेंगी हमें? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये लॉ का नाम है। अभी इस लॉ को खोलने की और इस लॉ को खोलकर पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे अपनी किताब से, हम पढ़ेंगे आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट से, हम अपनी किताब से पढ़ेंगे। आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट से तो सिर्फ सवालात की प्रैक्टिस होगी, हम अपनी किताब से पढ़ रहे होंगे। तो सर क्या ये लॉ है? जी ये पूरा लॉ है, कानून है पूरा। और लॉ लिखा जाता है टेक्निकल वर्डिंग्स में। इतना मोटा तो लॉ है, इतनी मोटी मोटी 2 किताबें, एस सलाम की इतनी मोटी मोटी 2 किताबें हैं, ठीक है, इनकम टैक्स की। फिर इतनी मोटी मोटी 2 किताबें हैं सेल्स टैक्स की। फिर इतनी मोटी किताब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी लॉ से पढ़ना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी तो हम सीए इंटर पर खड़े हैं ना। अभी अगर हम लॉस को देखेंगे, लॉ को पढ़ेंगे, लॉ को इंटरप्रीट करेंगे, तो जब तक इंटरप्रीट करेंगे तो हमारे 6 महीने निकल जाएंगे, पेपर आ जाएंगे। सही, हमें इतना टेक्निकल नहीं होना, हमें तो मार्क्स पूरे चाहिए, हमें तो अंडरस्टैंडिंग पूरी चाहिए, कंटेंट ठीक चाहिए, मार्क्स पूरे चाहिए। लॉ की इंटरप्रिटेशन आएगी सीए फाइनल के अंदर। सीए फाइनल का पेपर इज ओपन बुक पेपर, यू आर अलाउड टू टेक द बेयर एक्ट विथ यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में बेयर एक्ट ले जा सकते हैं, लॉ ले जा सकते हैं।
तो सर उसका बड़ा फ़ायदा होता होगा ना, बुक खोल खोल के चीटिंग कर लेते होंगे सारे के सारे। हमने कहा जब आप जाओगे तो आपको एहसास होगा कि काश ये ओपन बुक ना होता, काश ये पेपर ओपन बुक ना होता। ठीक है, ओपन बुक पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा आपको नहीं है, वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल ही कुछ और हो जाता है। तो सीए फाइनल के तो अब तकरीबन सारे पेपर ओपन बुक हो चुके हैं, सारे, एक को छोड़ के, बीएम को छोड़ के, बीएम को छोड़ के सारे पेपर ओपन बुक है। और उसके बावजूद सबसे बुरा पासिंग रेशो है, क्योंकि किताब ले जाने का फ़ायदा कोई नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे के अंदर अपने आप को संभालोगे, पेपर को संभालोगे, किताब को संभालोगे। किताब बोझ लग रही होती, किधर रखूं, नीचे रख दूं, हाँ, दूर कर दो उस किताब को भी। ठीक है, तो उस वक्त हम लॉ से पढ़ेंगे। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को जो हम पढ़ाते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो लॉ से पढ़ाते हैं, बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम में वो कैरी करना है। अगर उनको कुछ रेफर करना है, दे हैव टू रेफर द लॉ। ठीक है, अभी हमें वो उस चक्कर में नहीं पढ़ना। ठीक है, वही बात। हाँ, लेकिन हम जगह जगह सेक्शन के रेफरेंसेस यूज़ कर रहे होंगे। सेक्शन के रेफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, मोटे मोटे सेक्शन के रेफरेंसेस आपके जहन में भी होने चाहिए। क्या सर सेक्शन के रेफरेंसेस लिखना ज़रूरी हैं, याद करना ज़रूरी है? आंसर इज़ नो। सेक्शन के रेफरेंसेस ना याद करना ज़रूरी है, ना पेपर में लिखना ज़रूरी है, पहली बात। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जिनके सेक्शन के रेफरेंसेस आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी याद हो जाएंगे। जैसे कि सैलरी का मेन सेक्शन, जब हम पढ़ रहे होंगे, अब बार बार उस सेक्शन को रेफर करेंगे, बार बार उस सेक्शन की हम बात करेंगे, तो आपको ना चाहते हुए भी दिमाग में सैलरी का सेक्शन बैठ जाएगा। सेक्शन नंबर 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हम इतना डिस्कस कर रहे होंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के 2 सेक्शन है, 15 और 16। कैपिटल गेन हम इतना डिस्कस कर रहे होंगे, आपके दिमाग में सेक्शन बैठ जाएंगे, सेक्शन 37, 37A, 37, 38, 38 सब सेक्शन 5, ये 37, 38 वाले सेक्शन आपके दिमाग में रह जाएंगे। बात समझ आ रही है? खुद से याद हम कुछ सेक्शन नहीं कर रहे, लेकिन ये सेक्शन आपके दिमागों में रह जाएंगे और रहने चाहिए, बिकॉज यू आर टैक्सेशन स्टूडेंट्स। किसी बंदे से बात कर रहे हो तो सेक्शन तो फेंको, पता तो लगे कि यार बंदे को, हाँ यार नॉलेज है बंदे की, यार मोटे मोटे सेक्शन फेंक रहा है। अब वो उसको क्या पता सही फेंक रहे हो गलत फेंक रहे हो। सेक्शन 4 में ये लिखा है, 5 में ये लिखा है, 8 में 10 में ये लिखा है, भरम मारने के लिए तो चाहिए ना। खैर, स्कोप ऑफ टैक्स, ये जो स्कोप ऑफ टैक्स का सेक्शन नंबर 4 है, ये इनकम टैक्स पे नहीं है सिर्फ, ये कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन नंबर 4 ही है। तो स्कोप ऑफ लॉ, ये दिस सेक्शन डिफाइंस द स्कोप ऑफ एंटायर लॉ। ये जो इतना बड़ा ऑर्डिनेंस है, इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, ये सेक्शन इस पूरे लॉ के मकसद को बताएगा। इसकी पावर क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये क्या कर सकता है। ठीक है, एंड दिस सेक्शन ऑथराइजेज द एंटायर लॉ। अभी हम पढ़ेंगे जब इसको, ये सेक्शन इस पूरे लॉ को ऑथराइज करेगा कि आप लगाओ आप सब पर इनकम टैक्स, बिला झिझक, बिला खौफ व खतर, सब पर लगाओ इनकम टैक्स। ठीक है, तो हम इस सेक्शन को रीड करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स जो सेक्शन नंबर 4 है, क्या कहता है? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, इनकम टैक्स लगाया जाएगा फॉर ईच टैक्स ईयर, हर टैक्स ईयर के लिए, ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन पर, हु हैज टैक्सेबल इनकम, जिसकी होगी टैक्सेबल इनकम, एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। किन रेटों पे लगाया जाएगा? जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे। तो सर बड़ा आसान सा ही, तो समझ आ गया हमें। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। इतना आसान तो ही। अब ये जितना आसान नजर आ रहा है उतना आसान है नहीं, ये मासूम फितना है। इसमें हर लफ्ज जो जो अंडरलाइन किए हुए हैं उसके पीछे पूरी कहानी छुपी हुई है। इट्स नॉट दैट इजी। इनकम टैक्स, इसकी बात हम कर चुके, इनकम किसे कहते हैं, टैक्स किसे, इंट्रोडक्टरी बात हमने की। शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, इस हैंडआउट के अंदर हम टैक्स ईयर के बारे में बहुत बातें करेंगे।
टैक्स ईयर किसको कहते हैं, कितने टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स हैं, टैक्स ईयर का नाम कैसे दिया जाता है, इसका काम क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। ऑन एवरी पर्सन, पर्सन सर पर्सन की पूरी एक डेफिनेशन है, पर्सन की पूरी एक डेफिनेशन है, या अल्लाह, पर्सन की पूरी एक डेफिनेशन है, लेकिन अभी मैं उस डेफिनेशन पर नहीं जा रहा। उस डेफिनेशन में, पर्सन की डेफिनेशन में 7 चीजें इंक्लूडेड हैं। कितनी? 6 या 7 है, 7 चीजें। वो डेफिनेशन जब आएगी तो हम उसको पढ़ लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन पूरी पर्सन की डेफिनेशन में सिर्फ 3 चीजें काम की हैं अभी भी, और सीए फाइनल के लेवल पे भी। आपको ये याद होना चाहिए कि पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी आता है, एओपी भी आती है और कंपनी भी आती है। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं? फर्द वाहिद को बोलते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि आप। आपका नाम क्या है? अनस। अनस ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अनस ने कहा मेरे पास अमाउंट है, आई एम स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, रमज़ान के अंदर खाने पीने की बहुत सेल होती है, इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। क्या ये बिजनेस है? क्या उससे इनकम आएगी? इंशाल्लाह आएगी। तो हमने कहा सर वो जो इंडिविजुअल अपनी इनकम अर्न कर रहा है, तो हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो ये इंडिविजुअल बिजनेस हो। एओपी इज अ सेपरेट पर्सन। ऐसा हो सकता है कि अनस ने कहा कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए में तो रेस्टोरेंट नहीं खुलता। इन्होंने साथ में अपने दोस्त को मिला लिया। ना आपका नाम क्या है? जुनैद। इन्होंने कहा भाई जुनैद तुम भी मिला लो 20 लाख रुपए, हम दोनों 50-50 पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ एओपी। एओपी में और भी चीजें आती हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। फिर जब हम एओपी की टैक्सेशन पढ़ेंगे तो आपको सब पता लग ही जाएगा। सारी बातें वक्त के साथ साथ आएंगी। टैक्स इतना बड़ा है कि हर चीज अपने वक्त पर आएगी। मैं जहां जो जरूरी होगा उतना कॉन्सेप्ट दे के आगे बढ़ जाऊंगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा एओपी क्या है, क्योंकि एओपी का तो पूरा एक चैप्टर है एओपी टैक्सेशन के नाम से। तो जब हम एओपी की टैक्सेशन पढ़ेंगे तब हम तसल्ली से उस दरिया को समझेंगे क्या है। अभी एग्जांपल दे दी मैंने आपको। एओपी इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप। ठीक है, अनस और जुनैद ने पैसे मिलाए और उन्होंने कहा हमने रेस्टोरेंट का नाम रख दिया अनस जुनैद रेस्टोरेंट, मिसाल के तौर पर ऐसे। अब वो इन दोनों की ओनरशिप में, पार्टनरशिप की ओनरशिप में। जैसे मेरी फर्म है HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक तो मैं हूं, मेरा अपना बिजनेस मैं करना चाहूँ, मैं अलग कर रहा हूँ। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग इज माई बिजनेस। टीचिंग, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइड करके जो रेवेन्यू हासिल होता है वो मैं किस हेड में डालूंगा? वो बिजनेस इनकम में डालूंगा। देखो मैं सैलरी में नहीं डाल सकता, दिस इज नॉट माई सैलरी, दिस इज नॉट माई रेंटल इनकम, दिस इज नॉट माई कैपिटल गेन। तो सर पढ़ा के जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आप कहाँ डाल रहे होंगे? बिजनेस इनकम में डाल रहा हूँ। ये मेरा सेपरेट इंडिविजुअल बिजनेस हो गया। लेकिन एक है मेरी पार्टनरशिप फर्म मेरे पार्टनर के साथ, बाय द नेम ऑफ HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, वो एक सेपरेट पर्सन है, सेपरेट पर्सन है वो। ठीक होगी बात? उसका अलग एनटीएन होगा, उसका अलग रिटर्न बनेगा, उसका अलग पीएनएल बनेगा, सब कुछ अलग होगा उसका। फिर है कंपनी। कंपनी का कॉन्सेप्ट आपको है, पीएनएल वीएनएल नहीं बनाया, लेकिन कंपनी का कॉन्सेप्ट आपको है। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी की टैक्सेशन सीए इंटर का पार्ट नहीं है, कंपनी की टैक्सेशन आएगी सीए फाइनल के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने भी कंपनी के बारे में ज्यादा बातें नहीं पढ़नी है, बस हमें ये पढ़ना है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कंपनी की 2-4 चीजें पढ़ेंगे जो कोर्स में इंक्लूडेड है। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ये वो अला बला, इसका टैक्स रेट क्या होता है, बस ज्यादा बातें नहीं पढ़ेंगे हम कंपनी की। कंपनी का बिल्कुल मुख्तसर सी बातें हैं, कुछ बातें, गिनी चुनी बातें, वो हमारे कोर्स का पार्ट है। बाकी सारी चीजें सीए फाइनल के अंदर आएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक होगी बात? लेकिन हमें पता है व्हाट इज अ कंपनी। एक तो हमें पता है व्हाट इज अ कंपनी। सर क्या वही कंपनी? क्या यहां पे वही कंपनी है? इनकम टैक्स लॉ की कंपनी की अपनी डेफिनेशन है। इनकम टैक्स लॉ की कंपनी की अपनी डेफिनेशन है पूरी, जो कि आएगी इसी हैंडआउट में। हम उस डेफिनेशन को देखेंगे। एक तो वो कंपनी है जो अभी हमारे जहनों में कंपनी का कॉन्सेप्ट है। सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, इसके शेयर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ये वो अला बला फला। ठीक है, सारी बातें सही हैं आपकी।
लेकिन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कंपनी वो है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी, वो क्या है वो बाद में देखेंगे। जो हमारे कॉन्सेप्ट में है सर, क्या वो भी कंपनी है या वो कंपनी नहीं है? नहीं, वो भी कंपनी है, लेकिन जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि और भी बहुत सी चीजें लॉ के हिसाब से कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट हैं। क्या है, क्यों है, जब हम डेफिनेशन देखेंगे तब पता लग जाएगा। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। लॉ में जहां पर्सन लिखा हुआ है ना, वहां खुद से बच्चे क्या करेंगे, जहां पर्सन लिखा हुआ होगा ना वहां इंडिविजुअल डाल देंगे। जिधर लॉ में इंडिविजुअल लिखा हुआ होगा ना वहां पर्सन लिख देंगे। अच्छा, जिधर इंडिविजुअल लिखा हुआ हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल, लॉ के अंदर लिखा हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल, जैसे हम देखेंगे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में लिखा होगा। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बंदा कौन होता है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इज रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान solely by reason of employment for a period not exceeding 3 years। उधर लिखा हुआ इंडिविजुअल, लेकिन आपने जज्बात में आके वहां लिख दिया रेजिडेंट पर्सन, तो क्या ये टेक्निकली गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया टेक्निकली। और हमारे बच्चे यही करते हैं। ड्राफ्टिंग इज टू वीक, बच्चों की ड्राफ्टिंग बहुत वीक होती है। लूजली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस, वीक ड्राफ्टिंग। वो समझते हैं कि हमने सब सही लिख दिया, सिर्फ इंडिविजुअल की जगह उन्होंने पर्सन लिख दिया, बस, ज्यादा कुछ गलत नहीं किया है, बाकी सब चीजें ठीक लिखी हुई हैं। लेकिन क्या ये टेक्निकली तबीयत से गलत हो गया? तबीयत से गलत हो गया। वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का लॉ था ही इंडिविजुअल के लिए, तुमने उसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल की जगह रेजिडेंट पर्सन लिख दिया। अब तुमने खुद जानबूझ के उसमें एओपी भी ठूस दिया, कंपनी भी ठूस दिया, तुमने लॉ गलत लिख दिया। अब बच्चा बोलेगा सर मैं सब कुछ ठीक करके आया हूं फिर भी फेल हो गया मैं। जो तुम करके आए हो देखो वो तो अल्लाह को ही पता, लेकिन वो तो मैं वो गलतियां बता रहा हूं जो मेरे सामने आती हैं। आप यकीन करो, बच्चे इतना गंदा ड्राफ्ट करते हैं, इतना गंदा ड्राफ्ट करते हैं कि मुझे हैरानगी होती है कि इस लेवल पर आकर भी इंटर तो कम से कम पास होता है ना बच्चों का। आप लोगों सबका इंटर तो पास ही ना, इंटर ए लेवल तो पास होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक इंटर ए लेवल पास बच्चा, ए लेवल वाले तो अंग्रेजी में इतनी गलतियां नहीं करते, इतनी गलतियां मतलब शर्मिंदगी मुझे हो जाती है यार, ये लिख क्या रहा है बच्चा। तो सर हम क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो भाई, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, हैंड आउट में जो लिखा हुआ है, पहले तो सबसे पहले कोशिश करो उसको याद करने की। अल्लामा बनने की कोशिश नहीं करो। देखो मैं याद किए बगैर भी लिखूंगा ना, मैं ठीक ही लिखूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि पढ़ा पढ़ा के इतने साल हो गए कि सब चीज़ें याद हो गई। और लिखूंगा तो भले लॉ वाली जबान नहीं होगी, लेकिन जो होगी वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगी इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग यू आर इन स्टडी फेज, आपको भी पढ़ना है ना सारी चीज़ें। आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया, लेकिन समझ आने के बाद अभी भी आप जो लिखोगे वो कोई अल्लामा बन के नहीं लिखोगे, आपको ठीक नहीं लिखोगे। अब जो हैंड आउट में चीज़ लिखी हुई है ना, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू ट्राई टू लर्न इट। आपने 1 दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा, पढ़ के, अच्छा लर्न का मतलब क्या होता है सुनना ज़रा। लर्न का मतलब जो होता है मैंने 1 दफ़ा पढ़ा, फिर मैं आंखें बंद करके उसको रिपीट करूँगा, फिर नहीं यार भूल गया, अटक गया, फिर दोबारा देखा, फिर मैं आंखें बंद करके उसको रिपीट करूँगा। ये होता है लर्निंग का मतलब। अच्छा, अब तुमने लर्न कर लिया एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे पास है, लर्न भी कर लिया तुमने। अब जो तुम लिखोगे ना, वो भी तुम एग्जैक्ट नहीं लिखोगे जो तुमने याद किया है, लेकिन अब तुम ठीक लिखोगे, क्योंकि तुम्हारी वर्डिंग्स में गालिब जो एलिमेंट होगा ना वो होगा जो हैंड आउट वाला है। तुम याद करके भी कोई रट्टू तोते तो नहीं हो ना कि बिल्कुल एग्जैक्टली आ इज द एंड और भी लिख लोगे, नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट है, और सर हमने सोर्स लैंग्वेज को कोशिश करके याद करने की कोशिश की है, तो नाउ व्हाटएवर वी विल रिप्रोड्यूस विल बी ओके। लेकिन अगर तुम समझते हो कि ये कोई रीडर्स डाइजेस्ट की तरह है कि तुमने 1 दफ़ा पढ़ लिया और उसके बाद तुम ठीक लिखोगे, सो नहीं माय डियर, दिस इज लॉ। लॉ हैज लीगल लैंग्वेज, law has some particular terminologies which you should remember and which you should reproduce in your examinations to get full marks। क्या बात समझ आ रही है? तो हमारे बच्चे याद ही नहीं करते।
सर क्या ये भी याद करना है, क्या ये भी याद करना है? भाई जो आपको दिया है वो सब याद करना है। एंड दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। जो टॉपिक जब पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार करने का उससे अच्छा टाइम आ नहीं सकता। क्योंकि मुझे ये बात बताओ, ये आज जो मैं बात बता रहा हूं, आज के बाद फिर कभी इतनी एहतमाम से इतना टाइम लगाकर समझाऊंगा कभी नहीं। रिकैप तो बहुत दफा होगा, रिवीजन तो बहुत दफा होगा, लेकिन कैसा रिवीजन होगा? ऐसा क्विक रिवीजन होगा, सोचो तुम्हारी गोली की तरह तोप रिवीजन होगा। लेकिन हर टॉपिक अच्छे से ढंग से एक ही दफा समझाया जाएगा, एक ही दफा टाइम लगाया जाएगा। और आज जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा वही तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा ताजा और फ्रेश होंगे, गर्मा गर्म होंगे, है कि नहीं? तो आज ही गर्मा गर्म है तो आज ही उसको सेटल कर दो। बिल्कुल बात समझ आ रही है? कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, कपड़ों पे सिलवटें होती हैं, हम कपड़ों को प्रेस कर देते हैं, वो सारी सिलवटें दूर हो जाती हैं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, आज ही इसके ऊपर जाकर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रेस कर दो, सीधा कर दो। आज अगर आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है, यार ये समझ नहीं आया, ये देख लूंगा, बाद में कर लूंगा, या अभी सब समझ आ गया, अभी याद नहीं कर रहा मैं, अच्छा फिर जब तुम इसको 1 महीने बाद याद करना शुरू करोगे, तो अब मुझे ये बात बताओ, क्या ये सारी बातें जो मैंने आज कही ये सारी तुम्हारे दिमाग में होंगी? 2-4 तो मिस हो ही गई होंगी ना, इंसान है ना हम। फिर वो चीज़ याद करने में उतनी एफिशिएंसी भी नहीं आएगी, ना उतनी अच्छे तरीके से तुमको याद होगा। जब जो टॉपिक पढ़ो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न इट। देखो ये भी तुम भूलोगे, ये भी भूलोगे, लेकिन ये तुम भूलोगे भी तो भी तुम्हारे पास 80-85% रिटेंशन रहेगी। लेकिन अगर आज तुमने याद ना किया, बाद में याद किया, तो रिटेंशन लेवल कम होता चला जाएगा। एंड वी बीइंग CA स्टूडेंट्स, वी नीड टू लर्न दीज टेक्निक्स, टिप्स। सिर्फ हार्ड वर्क से पास नहीं होता पेपर, स्मार्ट स्टडीज से भी पास होता है। अगर आज तुमने घर जाके इसको पक्का कर लिया, तो अगर एक बच्चा इसको आज याद नहीं कर रहा, वो सुस्ती करके बोले मैं तो ईद के बाद याद करना शुरू करूंगा, वो ईद के बाद याद करना शुरू करेगा, उसको याद करने में, यही बात याद करने में 1 घंटा लगेगा। और अगर जिस बच्चे ने आज इसको घर जाके याद कर लिया, मेरे आज के लेक्चर के बाद सारी एग्जाम्पल्स दिमाग में, सारी बातें दिमाग में, मेरे सारे अल्फाज गूंज रहे हैं, सर ने ये बातें कही थी, ये बातें कही थी, ये बातें कही थी, और आज वो याद कर लेगा, उसको याद करने में 15 मिनट लगेंगे। क्या आज याद करने वाले बच्चे ने अपनी एफिशिएंसी से पौना घंटा बचा लिया? अपनी जिंदगी के कीमती 45 मिनट बचा लिए, जो उस बच्चे को ज्यादा लगेंगे जो आज याद नहीं करेगा। टाइम तो लगाना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम लगाएगा। सो ट्राई टू स्टडी स्मार्टर। मुश्किल होता है साथ साथ चलना टीचर के, लेकिन ये CA है मेरे दोस्तों। तुम्हारी जो भी अप्रोच आज तक थी ठीक रही होगी, ठीक काम किया होगा, बट नाउ यू हैव टू अडॉप्ट द अप्रोच विच इज रिकमेंडेड बाय योर सीनियर्स, बाय योर टीचर्स। थिंग्स आर नॉट दैट इजी। एक सब्जेक्ट भी नहीं है, 3-3 सब्जेक्ट हैं, 2-2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो पर्सन की बात हो गई। हु हैज टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपके पास पूरा अगला हैंड आउट है, अगला चैप्टर है। टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं? तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर पूरी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है, ठीक है। यानी कि सर टैक्स उस पर लगेगा, पहले तो बात तो ये कि टैक्स लगेगा फॉर ईच टैक्स ईयर। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को भी समझाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोग ने भी जब P&L बनाए थे, आप लोग भी जो अकाउंटिंग के P&L बनाते थे वो किसी साल के बनाते थे ना, Jan to December बनाते थे, जुलाई टू जून बनाते थे, किसी ईयर के लिए बनाते थे ना। उसको आप बोलते थे कि ये सर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड है हमारा, ठीक है, ये बैलेंस शीट पीरियड है हमारा, ऐसे ही बोलते थे ना उसको। तो हम सर अकाउंटिंग पीरियड, हम सर किसी अकाउंटिंग पीरियड के रेफरेंस से ही इनकम को कैलकुलेट करते थे ना। देखो कोई पीरियड के रेफरेंस से ही कैलकुलेट करेंगे ना हम, ताकि तभी सर कंपेरेबिलिटी भी तो आए, ईयर ऑन ईयर कंपेरेबिलिटी भी तो आए, हमारे पास बेंचमार्क तो हो, पीरियड वाइज बेंचमार्क्स तो हो हमारे पास कि इस डेट से इस डेट तक की इनकम ये है। मैं किसी से पूछूं भाई आपकी इनकम कितनी है, भाई मेरी इनकम है 10 करोड़। सर अब पूरी जिंदगी की बता दी आपने? नहीं सर, 1 साल की बता दें। बात समझ आ रही है? तो बताना पड़ेगा ना साल। अब वो साल किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने उस साल रखना है वो हम देखेंगे टैक्स ईयर में।
तो हमने कहा सर इनकम टैक्स लगेगा हर टैक्स ईयर के हिसाब से हर पर्सन पर, अब पर्सन में इंडिविजुअल भी है, एपीबी कंपनी भी है। हु हैज टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम के अंदर सर सारे हेड्स आ जाएंगे, सारे हेड्स आ जाएंगे। अच्छा इसमें क्या एग्जेम्प्ट इनकम आएगी? सर उस पर तो टैक्स ही नहीं हो, तो है एग्जेम्प्ट इनकम, उस एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आएगी। मैं अभी उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसकी डिटेल काफ़ी सारी आनी है, ठीक है। तो बस इतना बता दूं, टैक्सेबल इनकम, उसमें एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, वो तो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट इनकम की एग्जांपल एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियोस देखी हैं उनको ये सारी एग्जांपल्स और ये सारी बातें पता हैं। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं होता, एग्रीकल्चरल इनकम। अब कोई अगर बंदा एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट इनकम है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो सर फिर क्या टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं? अभी के लिए ये समझ लो कि ये जितने भी हेड्स ऑफ इनकम की इनकम है इन सबको सम कर दो, इन सबको क्या कर दो? सम कर दो। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन, बातें नहीं बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन मल्टीपल हेड्स में इनकम कमा रहा हो? वेरी मच पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है मैंने शेयर सेल किया उस पर गेन आया हो? दैट विल गो इन कैपिटल गेन। मैं टीचिंग करके इनकम अर्न कर रहा हूँ, दैट विल गो इन बिजनेस इनकम। मेरी मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी है और मैंने उसको रेंट पे दिया हुआ है, रेंटल इनकम। और मेरे पास शेयर्स हैं, उस पर डिविडेंड भी आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सिंपल। मैं अपनी सारी इनकम हर हेड के रूल्स रेगुलेशंस लॉज के हिसाब से निकालूंगा और उसको क्या कर लूंगा? सम अप कर लूंगा। सिंपल। और फिर उस पर टैक्स रेट लगा दूंगा। क्या ये बातें समझ आती हैं? एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। अच्छा अब जब मैंने कहा टैक्सेबल इनकम, तो मैंने आपको बताया कि सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम इसमें मर्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि सर इसके लिए मुझे सारे हेड्स ऑफ इनकम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या आता है क्या नहीं आता, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, किस परसेंटेज पर ऐड होगा किस परसेंटेज पर लेस होगा, कौन से एक्सपेंसेस लेस हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब सर कि इस छोटी सी 3 लाइनों की स्कोप के अंदर तो पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कवर्ड है। क्या ख्याल है? सारे टैक्स ईयर का डिस्कशन आ गया, टैक्स ईयर क्या होते हैं क्या नहीं होते, फिर पर्सन के बाद टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्सेबल इनकम तो 5 हेड्स में आती है। सर वो 5 हेड्स की सारी बातें, सारे रूल, सारे रेगुलेशन, सारे लॉज, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे हमें। अच्छा टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, अच्छा एक तो ये आ गई बॉटम लाइन। इस बॉटम लाइन को सम करके भी टैक्सेबल इनकम नहीं आती, उसमें से कुछ चीजें मजीद लेस होती हैं, कुछ बेनिफिट्स लेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस ये बेनिफिट है जो लेस होता है। सर ये बेनिफिट लेस होता है, तो क्या लॉ के अंदर ये बेनिफिट भी पढ़ना पड़ेंगे हमें? पढ़ना पड़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है। टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास सारे के सारे टैक्स रेट्स आते हैं। ये भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक शेड्यूल है, एक चैप्टर समझ लो। तो सर जब हम ये सारी बातें पढ़ पाएंगे तब हम किसी पर्सन की इनकम पर ठीक तरीके से टैक्स निकाल पाएंगे। इसका मतलब कि सर इस छोटी सी 3 लाइन के स्कोप ने कुछ नहीं हमें सिर्फ ये कह दिया है कि भाई अगर तुझे किसी का टैक्स निकालना है तो पूरा इनकम टैक्स पढ़, वही तो टैक्स की किताब है, वही बताएगा कि टैक्स कैसे निकलना है। और इस 3 लाइन की स्कोप ने इस पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ऑथराइज कर दिया है कि जो भी पर्सन है अगर उसकी टैक्सेबल इनकम है तो उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगाना ए लॉ आपका काम है। क्या बात समझ आती है? तो अब हम एक एक करके इन सब चीजों को डिटेल में खोल कर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारा इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने बाद। टैक्स ईयर स्टार्ट करेंगे हम अपनी डिस्कशन टैक्स ईयर से। ठीक है बेटा, रब कर दूं इसको। बेटा एग्रीकल्चरल इनकम पर जो टैक्स होता है ना वो प्रोविंशियल टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स नहीं होता मेरा बच्चा, वो प्रोविंशियल टैक्स लगता है, प्रोविंशियल लेवी लगती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हसन। बेटा ये बार बार कैमरा फ्लिकर कर रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है, इसका क्या करना है? आ जाओ।
ठीक है, कर दो ना। आ जाओ बेटा, हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं टैक्स ईयर। बेटा अभी बार बार वायर हिल रहा है, मुझे लग रहा है इसको या तो तुम पीछे से निकालो वायर को, ताकि ये टच ना हो कुर्सी से या किसी भी चीज़ से। शवे बस। ईयर का जब भी हम डिस्कशन करते हैं ईयर का, सो देयर आर lots of years which we have discussed in our entire academic journey. Calendar year, accounting year या financial statement year, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, और कौन सा ईयर, और कोई ईयर है? टैक्स ईयर। अबे ठीक है, नहीं है ये तो वक्त बताएगा भाई। चलो अल्लाह बेहतर करेगा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, टैक्स ईयर, इन सब का मतलब है क्या सर? ये क्या है? कंफ्यूजन हो रही है, क्लियर कर दें, अभी क्लियर कर देते। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? जब भी आपको कहा जाएगा कैलेंडर ईयर, तो ये अंग्रेजी कैलेंडर का ईयर जो कि स्टार्ट कब से होता है? हाँ सर, जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और जो ख़त्म कब होता है? 31 दिसंबर। ये आसान है। कैलेंडर ईयर 2023 कब शुरू हो कब खत्म होगा? हाँ, ये बच्चों को नहीं पता होता, हाँ यकीन करो, ये दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है? 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, अल्लाह के फजल से। अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर, ये क्या होता है भाई? सर ये वो ईयर होता है जिसके रेफरेंस से एक एंटिटी अपने हिसाब किताब को फाइनलाइज करती है। सिंपल, अपना पीएनएल और बैलेंस शीट बनाती है। अगर एंटिटी अपना अकाउंटिंग ईयर 1 जैन से 31 दिसंबर रख रही है, तो वो अपना हिसाब किताब 1 जैन से 31 दिसंबर तक का बनाएगी। सारे खर्चे, सारी इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। ऐसा भी हो सकता है कि एंटिटी अपना अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून रखे, तो 1 जुलाई से 30 जून तक का हिसाब किताब बनाएगी एंटिटी। जबरदस्त बात है, बिल्कुल ठीक बात है। फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर ये होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी या कंट्री लेवल पर। कंट्री लेवल पर हमारा हिसाब किताब किस तरह से चल रहा है? कंट्री लेवल पर फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर हमारा चलता है 1 जुलाई से और ख़त्म होता है 30 जून पे। तो हमने कहा सर ये शुरू होता है 1 जुलाई से। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इस वाले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ 2023 की, तो सर ये वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2022 और ख़त्म होगा कब? 30 जून 2023। फिस्कल फाइनेंशियल ईयर का मतलब कि कंट्री का फाइनेंशियल ईयर है। आपने कभी देखा होगा, वैसे तो ऐसे शौक नहीं होते आप लोगों के, इल्मी शौक तो नहीं होते आप लोगों के ऐसे, लेकिन कभी आप लोगों ने स्टेट बैंक का रिव्यू अगर पढ़ा हो शौक से, स्टेट बैंक का रिव्यू आता है, ईयरली रिव्यू आता है, तो वो बताते हैं इस पूरे साल में हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन ये रहा, जीडीपी ये रही, और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स का इंक्रीज इतना आया, कंज्यूमर बास्केट के इन्फ्लेशन इतना आया, बला बला, बहुत सारी चीज़ें। एनुअल रिव्यू आता है। तो कंट्री का जो रिव्यू है वो पूरे साल का होता है और वो 1 जुलाई से 30 जून तक का। क्वार्टरली रिव्यूज भी आते हैं स्टेट बैंक के और फिर एनुअल रिव्यू भी आता है, ठीक है।
वर्ल्ड बैंक और IMF भी जो हमारी परफॉर्मेंस देखता है वो साल के हिसाब से 1 जुलाई से 30 जून तक की परफॉर्मेंस देखेगा। वो बोलेगा भाई इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही थी, ग्रोथ रेट क्या था, GDP क्या थी। ठीक हो गई बात। और चूंकि ये इकोनॉमी के हिसाब से है, कंट्री के हिसाब से है, कंट्री के हिसाब से है, इकोनॉमी के हिसाब से है, तो इकोनॉमी तो चलती है टैक्स पेयर के पैसे से, लोन वोन से भी चलती है, लेकिन अभी हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। वो चलती है टैक्स पेयर के पैसे से। जबरदस्त हो गई बात। और टैक्स पेयर का पैसा मतलब सर टैक्स पेयर ने जो इनकम कमाई उसका जो टैक्स आएगा, तो इसका मतलब हमें टैक्स पेयर की इनकम भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगी। हाँ करना पड़ेगी। तो टैक्स पेयर की इनकम भी जो हम कैलकुलेट करते हैं 90% ऑफ द टाइम वो फॉल करती है नॉर्मल टैक्स ईयर में। ठीक है। तो टैक्स ईयर की भी किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? हमने कहा टैक्स ईयर की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा चलो ट्रांजिशनल कर लो, मसला नहीं है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, और तीसरा स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है ना, इसको नॉर्मल कहते ही क्यों है? क्योंकि सर ये नॉर्मल है। अच्छा फिर भी नॉर्मल क्यों कहते हैं? सर इसको नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के ईयर से कोइंसाइड करता है, हमारे फिस्कल ईयर से कोइंसाइड करता है, हमारे फाइनेंशियल ईयर से कोइंसाइड करता है। कितने बजे क्लास है? ठीक है। मैंने कहा तुम आ गए तो ऐसा होती जल्दी क्लास खत्म हो रही हो। अच्छा तो हमने कहा सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर, इसका नाम ही नॉर्मल क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का भी फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से। और कब खत्म होता है? 30 जून। तो ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है ना, ये भी कब शुरू होता है? 1 जुलाई से। और ये भी कब खत्म होता है? 30 जून। चूंकि ये हमारे फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर से कोइंसाइड करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। और हम में से हर एक का 90% ऑफ द टाइम टैक्स ईयर कौन सा वाला होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर, जो कि स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और एंड होगा 30 जून को। इसका मतलब क्या है? अभी मैं आसान बातें कर रहा हूं, फिर मुश्किल बातें करूंगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर किसी भी टैक्स पेयर की इनकम का जो हिसाब किताब होगा वो 1 जुलाई से 30 जून तक का होगा। जिस तरह हम अकाउंटिंग के P&L 1 जुलाई से 30 जून तक के बनाते थे, उसी तरह एक टैक्स पेयर की इनकम का हिसाब किताब भी हमें 1 जुलाई से 30 जून तक का बनाना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अब मुझे अपनी इनकम का हिसाब किताब बनाना है, तो मैं 1 जुलाई से 30 जून तक जितनी भी इनकम मैंने अर्न की, मैं उस सब का P&L बनाऊंगा। सिंपल एज इजी एज दैट। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? अच्छा अब थोड़ा सा फर्क है। हम थोड़ा ना अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके चलेंगे, ताकि आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो कि टैक्स की दुनिया में होने क्या वाला है। अकाउंटिंग के अंदर तो हम बोलते हैं भाई P&L बनता है सिर्फ बिजनेस का। मानते हो नहीं मानते? हमने कहा बिजनेस एंटिटी, हम उसको बोलते हैं, हम उसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि एन इंडिविजुअल इज सेपरेट फ्रॉम हिज बिजनेस। हमने कहा भाई जो इंडिविजुअल कर रहे हैं ना वो अलग है, आप जो P&L बना रहे हो ना वो बिजनेस का बना रहे हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब आओ टैक्स की दुनिया में। अब टैक्स की दुनिया में भी क्या बन रहा है? ये बेसिकली P&L बन रहा है। ठीक है, टैक्स की दुनिया में भी P&L बन रहा है, लेकिन टैक्स की दुनिया में क्या सिर्फ बिजनेस का P&L बन रहा है? हमने कहा नहीं सर, टैक्स की दुनिया में तो उसकी जो दूसरी पर्सनल इनकम है वो भी आ गई सारी। बिजनेस इनकम भी आ गई, आपने देखा ना हेड्स ऑफ इनकम में बिजनेस इनकम तो आ गई। हमने कहा उसने कोई सैलरी कमाई है वो भी आ गई, उसने कोई रेंट अर्न किया है वो भी आ गया, उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पर्सनल फ्लैट बेच दिया वो भी आ गया। तो टैक्स की दुनिया में स्कोप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अकाउंटिंग की दुनिया में थोड़ा सा कम है, टैक्स की दुनिया में इनकम का स्कोप
बड़ा हो गया। P&L के अंदर जो इनकम जाएगी उसका स्कोप बड़ा हो जाएगा। तो अब जब मैं टैक्स ईयर के हिसाब से इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं अपनी, तो मैं ये देखूंगा कि 1 जुलाई से 30 जून तक के डब्बे में इन सारे हेड से जो इनकम आ रही है वो मैं सारी कैलकुलेट करूंगा। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। बातें समझ आ रही हैं? इसमें से कुछ कॉपी करना है तो कर लो, मैं इसको रब करके फिर आगे बढ़ूंगा। वैसे तो आसान बातें हैं, कुछ कॉपी करने लायक है नहीं, देख लो, कर दो। अच्छा, अब कुछ और बातें जो शायद मैंने इनिशियल लेक्चर में बताई होंगी लेकिन अब रिपीट हो रही होंगी तो हो रही होंगी, कोई मसला नहीं। अब मुल्क तो आपका चल रहा है 1 जुलाई से 30 जून, मुल्क का हिसाब किताब चल रहा है 1 जुलाई से 30 जून। यूं समझो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा वाला? 1 जुलाई 22 जो कि खत्म कब होगा? 30 जून। बातें नहीं होंगी बेटा, 30 जून 23। हमने कहा सर ये कंट्री का फाइनेंशियल ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर 2023 कंट्री का। अभी टैक्स ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इधर कहीं जून के महीने में बजट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बजट प्रेजेंट होता है। बेटा बातें नहीं होंगी, जून के महीने में बजट प्रेजेंट होता है। और वो बजट क्या बताता है? वो बजट ये बताता है कि भाई अगला आने वाला साल है, बड़ा मुश्किल साल है, कठिन साल है, और उस साल के अंदर हमने कितने कितने टैक्स लगाने हैं, लोगों से किस किस तरह से हमने पैसे लेने हैं, इनकम टैक्स क्या लगाना है, सेल्स टैक्स कितना लगाना है, टैक्स कलेक्शन कितनी होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये बातें सारी मैंने बताई हैं, लेक्चर में बताई हैं मैंने, शुरू के लेक्चर्स में सारी वाली बातें। टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं, कितने कितने टैक्स रेवेन्यूज़ लगाने हैं, कितने कितने नॉन टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स होंगे। अच्छा, फिर क्या होता है? बजट, जैसे घर का बजट बनता है ना, घर के बजट में क्या बनाते हैं अम्मा अब्बा, क्या करते हैं? बोलते हैं यार पूरे महीने में, अभी महीने स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, आज अप्रैल है, अप्रैल का महीना शुरू होने से पहले अम्मा अब्बा क्या हिसाब लगाते होंगे हमारे कि यार अभी अप्रैल का महीना आ रहा है, अप्रैल का महीने का बजट बनाओ भाई। अब्बा ने बोला बजट बनाओ, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। अच्छा भाई बजट कैसे बनेगा? भाई अप्रैल के महीने में कितने खर्चे होंगे वो पहले बताओ। इनकम इतनी है, मिसाल के तौर पर 1.5 लाख इनकम है, अब खर्चे कितने होंगे? तो हम जब घर का बजट बनाते हैं तो जितनी चादर होती है उतने पाँव फैलाते हैं ना, ज़्यादा पाँव फैलाते हैं तो अब्बा की तरफ से एक आता है, बोले भाई लिमिट में रहो, हाँ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, हराम के पैसे नहीं है ये, तुम उड़ाते रहोगे इस तरह से, इतने हैं, इतने इसी में गुजारा करना है, इतनी पॉकेट मनी मिलेगी। अम्मा को इंस्ट्रक्शन क्या होती है? भाई ये है बजट, इसी में घर का खर्चा चलेगा, ठीक है, भले उसमें रोज़ गोश्त ना पके, कभी दाल भी पकेगी, सब्जी भी पकेगी, ये घर का बजट है, इसमें चलाना है भाई। मुल्क का भी यही हिसाब किताब है, मुल्क का भी यही हिसाब किताब है, ठीक है। उसमें अम्मा का रोल IMF और वर्ल्ड बैंक प्ले करता है। अच्छा, तो हमने कहा कि अब इस बजट के अंदर ये हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पूरे साल के हमारे खर्चे कितने हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ उल्टी होती है, हम घर का बजट बनाते हैं तो हम बोलते हैं इनकम इतनी है, आप खर्चे इसी के अंदर करो। पाकिस्तान का हिसाब किताब उल्टा है, वो बोलते हैं भाई ये खर्चे तो देखो हमारे इतने हैं, माजरत के साथ। हाँ, अब देखो जो जरूरी खर्चे हैं देखो वो तो हमें करना पड़ेंगे ना।
रिटायर्ड जजेस को हमें 5-5 लाख पेंशन देना पड़ेगी। देखो अब फौजी बेचारे, गरीब फौजी, उनको हमें अच्छे अच्छे घर देना पड़ेंगे, गाड़ी देना पड़ेगी, वरना वो बेचारे कैसे मुल्क संभालेंगे। ये ज़रूरी है उनके लिए। देखो तो हमें देखो ये सारे खर्चे तो करना पड़ेंगे। तो पेंशन के ऊपर हमें इतने खरब देने पड़ेंगे, फौजियों को हमें इतने खरब देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, सेहत, तालीम वगैरह, उनके ऊपर भी छोटा मोटा खर्चा हमें करना पड़ जाएगा। तो देखो भाई ये खर्चे हैं हमारे इतने, मिसाल के तौर पर 100 ट्रिलियन के खर्चे हो गए। मिसाल ले रहा हूँ ऐसी, 100 ट्रिलियन खर्च हो गए। अब हम देखते हैं यार अब इनकम क्या क्या आएगी हमारे पास। हमने कहा यार टैक्स, पिछली दफा कितना टैक्स आया था? पिछली दफा यार टैक्स बड़ा कम हुआ था। कितना हुआ था पिछली दफा टैक्स? यार पिछली दफा टैक्स से सिर्फ 40 ट्रिलियन आए थे। मैं मिसाल ले रहा हूँ, फर्जी फिगर ले रहा हूँ मैं, टैक्स से सिर्फ 40 ट्रिलियन आए थे। अच्छा नहीं यार टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा, ये तो बहुत कम आए थे। अच्छा तो फिर क्या करें? यार एक काम करो, सैलरी का टैक्स रेट ना इतने से बढ़ा के इतना कर दो, डिविडेंड का इतने से बढ़ा के इतना कर दो, प्रॉफिट ऑन डेट का टैक्स बढ़ा दो, कैपिटल गेन का टैक्स बढ़ा दो, विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो। तो पिछले साल हमने 40 ट्रिलियन टैक्स से रिकवर किए थे, तो इस दफा हम अब 60 करेंगे। टैक्स रेवेन्यू हो गया, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10 आ गए, 70 हो गए। सही है। अब क्या हो गया? अगर खर्चे तो 100 हैं, रिकवरी तो 70 आ रही है, तो ये बाकी क्या आ गया? ये डेफिसिट आ गया, ये बजट डेफिसिट आ गया। अब ये डेफिसिट कैसे पूरा होगा? ये डेफिसिट पूरा होगा लोन लेके। हम अपनी आवाम से लोन लेंगे, कंपनी से लोन लेंगे, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करेगी, PIBs इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, ठीक है, सिक्योरिटीज इशू करेगी, स्टेट बैंक से पैसा लेगी, लोकल बैंक से पैसा लेगी गवर्नमेंट। अच्छा फिर भी पूरा नहीं होगा कोटा, फिर क्या होगा? फिर वर्ल्ड बैंक से लेगी, IMF से लेगी, फिर भी पूरा नहीं होगा, फिर दोस्त ममालिक से भीख मांगेगी। यानी कि आप सोचो कि कितना कोटा है जो पूरा ही नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? हाँ, अल्लाह ही भरे हविस की आग। तो हमने कहा कि ये बजट है सर, ठीक है। अच्छा तो ये बजट, अब इस बजट के अंदर तय होता है कि हमने टैक्स रेट बढ़ा देना है। सैलरी का पहले मिसाल के तौर पर 15 था, हमने 20 कर देना है। कैपिटल गेन का मिसाल के तौर पर 12 था, हमने 13 कर देना है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक्चुअल रेट तो तुम देखोगे ना, अभी मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, आसान करके समझाओ। तो इसका मतलब हमने कहा सर अब ये जो बजट आया है, ये बजट फिर इंप्लीमेंट होगा जी, ये फिर लॉ बनेगा। अच्छा जब ये अप्रूव हो जाएगा नेशनल असेंबली वगैरह से, ये जब अप्रूव हो जाएगा, पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? फिर ये लॉ बन जाएगा। अब इस लॉ के अंदर वो सारे मेजर्स होंगे कि सैलरी का रेट चेंज होगा, कंपनी का टैक्स रेट पहले मिसाल के तौर पर 28 था, हमने 29 कर दिया, ये सारी चीजें आएंगी। तो हमने कहा सर ये जब लॉ बन जाएगा तो हम कहते हैं कि ये बन गया फाइनेंस एक्ट। क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। अच्छा सर ये लॉ कब आया? ये आया जून 2022 में। तो इस फाइनेंस एक्ट का नाम रखा जाता है जिस कैलेंडर ईयर में ये लॉ आया, इसका नाम उस मुनासिबत से रखा जाता है। तो इसका क्या नाम रखूं मैं, बताओ? फाइनेंस एक्ट 2022। लेकिन ये जो फाइनेंस एक्ट 2022 आया है, ये अप्लाई किस पे होगा? ये अप्लाई होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 पर। तो मैं अगर किसी से पूछूं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 पर फाइनेंस एक्ट कौन सा लगता होगा? 22 वाला। और मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है। तो क्या मैं यही सारी बातें कह सकता हूं कि अगर फाइनेंस एक्ट 2022 है तो वो किस टैक्स ईयर के लिए एप्लीकेबल है? हमने कहा सर वो है नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 के लिए एप्लीकेबल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो कंफ्यूज मत होना। मैं बोलूं यार फाइनेंस एक्ट 2022 में ये बात आई है, तो आप बोलोगे सर हम तो 23 पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं बात हमें 22 की। अरे पागलों, फाइनेंस एक्ट 2022 में बात आई है, मतलब तुम्हारे साल के लिए, टैक्स ईयर 23 के लिए आई है बात। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये चेंज फाइनेंस एक्ट 2022 में आया है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये चेंज टैक्स ईयर 2023 के लिए आया है। क्या दोनों में से डिफरेंस है बातों में? दोनों बातें सेम है। सो यू शुड नो दिस। क्लियर हो गया ये? इसका मतलब सर अब फाइनेंस एक्ट 2022 में जो भी लॉ अप्रूव हुआ है, मिसाल ले रहा हूं मैं, सर कंपनी का रेट 29 हो गया है, तो अब
जिस साल ये फाइनेंस एक्ट नाफिजुल अमल है, एप्लीकेबल है, उस साल कंपनियों का टैक्स रेट हम क्या लगाएंगे? 29%। और हमने कहा सर ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है किस पर? नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 पर। अब कोई कंपनी है जिसने 1 जुलाई से 30 जून पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया 20 मिलियन, उस पर मैं क्या रेट लगाऊं? 29%। 29% लगेगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। अब ये भी रब कर दूं। तो इसका मतलब कि अब मैं नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन हैंडआउट वाली पढ़ सकता हूं। जरा खोलो, जो जो पढ़ते जाएंगे हैंडआउट से पढ़ते जाएंगे। हाँ भाई, अब इसका मतलब कि सर हमने याद करना शुरू कर देना है जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मुझे ये बताइए, मुझसे कोई ना पूछे सर क्या याद करना है, जो पढ़ रहे हैं वो याद करना है, जाहिर सी बात है। पेज नंबर, हैंडआउट का पेज नंबर 2 होगा, चेक करो। किताब का भी पेज नंबर 2 है। There are 3 kinds of tax years as stipulated in section 74। कुछ जबरदस्ती के टैक्स ईयर भी बनाए जाते हैं, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन टैक्स ईयर की जो है सेक्शन 74 के हिसाब से। हमें जबरदस्ती वाले टैक्स ईयर हम बाद में देखेंगे क्या होते हैं। सेक्शन 74 के हिसाब से 3 टैक्स ईयर्स होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल टैक्स ईयर, नंबर 2 स्पेशल टैक्स ईयर एंड नंबर 3 ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। आओ देखते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इसका मतलब कि सर क्या नॉर्मल टैक्स ईयर के, अगर मैंने कहा नॉर्मल टैक्स ईयर तो उसमें महीने हमेशा कितने होंगे? 12। ये बात याद रखना। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th day of June and is denoted by the calendar year in which the said date falls। बहुत सिंपल बात है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि यार ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2028 से और ख़त्म होगा 30 जून 2029 को, तो मुझे बताओ ज़रा इसका नॉर्मल टैक्स ईयर, इसका नाम क्या दूँ मैं? नॉर्मल टैक्स ईयर 29। क्यों दिया मैंने? क्योंकि हमने कहा सर देखें अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, इट विल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द नॉर्मल टैक्स ईयर एंड फॉल्स। कैलेंडर ईयर in which normal tax year and falls। अच्छा, और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इस साल इस नॉर्मल टैक्स ईयर 2029 पर फाइनेंस एक्ट कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2028। क्लियर है? फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2023 टैक्स ईयर शैल बी 2023। तो ज्यादातर जितने भी पर्सन्स हैं, ज्यादातर पर्सन से मुराद पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी आ गए, यूबी भी आ गई, कंपनी भी आ गई। तो ज्यादातर जो पर्सन्स हैं उनके जो टैक्स ईयर्स हैं वो नॉर्मल टैक्स ईयर्स होते हैं। मेरा टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर है, मेरी फर्म का टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर है। लेकिन सब, अच्छा टैक्स ईयर का मतलब क्या कि ये वो पीरियड ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम इनकम कैलकुलेट करेंगे टू इम्पोज टैक्स, टू कैलकुलेट टैक्स। ठीक है, चलो अब आ जाओ दूसरी डेफिनेशन पर, स्पेशल टैक्स ईयर। तो क्या सर हर किसी का टैक्स ईयर नॉर्मल होता है? हमने कहा नहीं, हर किसी का टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होता। हर किसी का टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल जो आपके और हमारे सामने है, बैंक्स। बैंक्स का जो ईयर होता है, बैंक्स का ये नॉर्मल टैक्स ईयर की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं समझाने लगा हूं स्पेशल टैक्स ईयर। तो बैंक्स का जो ईयर होता है वो चलता है
1st Jan 2022, 31st December 2022। बैंक्स का जो हिसाब किताब चलता है वो जैन टू दिसंबर चलता है। कैसे चलता है? जैन टू दिसंबर चलता है। बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो जैन टू दिसंबर बनती है। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस अकाउंटिंग, भले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैन टू दिसंबर बने और ईयर वो नॉर्मल वाला टैक्स ईयर वाला फॉलो कर ले, जुलाई से जून वाला। मैंने कहा ऐसा पागलपन आपको देखने को कम मिलेगा कि कोई एंटिटी पहले अपना हिसाब किताब अकाउंटिंग के लिए अलग बनाए और फिर वो टैक्स ईयर उसके अलग हो तो वो फिर अलग हिसाब किताब बनाए। तो जिसका जो टैक्स ईयर होता है वो अपना अकाउंटिंग ईयर भी वही सेट कर लेता है। आर यू गेटिंग दिस? तो आपको जब अकाउंटिंग ईयर वही मिल रहा होगा जो टैक्स ईयर मिल रहा होगा, वरना एंटिटी को दो ख्वारियां करनी पड़ेंगी। पहले उसको अपनी अकाउंटिंग की क्लोजिंग करना पड़ेगी, फिर टैक्स ईयर आ जाएगा तो फिर टैक्स ईयर के लिए अलग क्लोजिंग करना पड़ेगी। ये बहुत एक्सट्रीम स्पेशल केसेस के अंदर होता है, वरना ये ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। तो हमने कहा बैंक्स का टैक्स ईयर भी जैन से 31 दिसंबर तक होता है और बैंक्स का अकाउंटिंग ईयर भी वो यही फॉलो करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा 31 दिसंबर को, जैसे 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आती है तो बैंक्स क्लोज होते हैं। नोट किया किसी ने? ये बैंक हॉलीडे होती है, बैंक क्लोज होते हैं, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब क्लोज करते हैं, बैंक और कैश रिकनसाइल करते हैं, सारी चीजें करते हैं। एक दिन की छुट्टी होती है, वो छुट्टी होती है, वो बैंक बंद होता है लेकिन बैंक के अंदर लोग आगे काम कर रहे होते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, पब्लिक डीलिंग बंद होती है, फ्रंट ऑफिस बंद होता है। ठीक हो गई बात? अच्छा भाई, तो हमने कहा सर बैंक का साल चलता है 1 जैन से 31 दिसंबर तक। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर तो नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर तो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और खत्म होता है 30 जून। तो सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर तो नहीं है। अच्छा, नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है तो सर अब क्या है? तो स्पेशल टैक्स ईयर होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है तो क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर होगा। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन क्या है जरा देखो। एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30 जून, जो 30 जून के अलावा खत्म हो रहा है, कभी भी खत्म हो रहा है हमारी वजह से, 30 जून नहीं है उसका ईयर एंड, इज स्पेशल टैक्स ईयर। यहां तक पढ़ना है, अभी आगे नहीं देखोगे। स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा भाई, तो हमने कहा सर ठीक हो गई बात, हमने इसको कह दिया स्पेशल टैक्स ईयर। जबरदस्त हो गई बात। क्या ये काम पूरा हो गया? अभी काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा नहीं हुआ सर, क्योंकि इसके साथ इसका नाम जोड़ना बाकी है। जिस तरह नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 था, हमने पूरा लिखा था, अभी हमने सिर्फ इतना लिखा है स्पेशल टैक्स ईयर, साथ में अभी हमने इसका नंबर वगैरह नहीं जोड़ा है। इसका नाम मुकम्मल अभी नहीं हुआ है, नाम मुकम्मल करना है। अच्छा, क्या करूं? स्पेशल टैक्स ईयर क्या लिखूं? 22 लिखूं या 22 लिखूं? क्योंकि सर ये तो स्टार्ट भी किधर हो रहा है और एंड भी किधर हो रहा है। अब सर उधर तो स्टार्ट 22 में हो रहा था, आपने बोला एंड जिधर हो रहा हो उधर वाला कैलेंडर ईयर जो है ना वही डाल दो यहाँ पे, वही चिपका दो यहाँ पे। हमने कहा ठीक हो गया 23। लेकिन सर अब ये तो स्टार्ट भी किधर हो रहा है? 22 में। एंड भी किधर हो रहा है? 22 में। तो अब यहाँ पर लॉजिकली हमें लिखना क्या चाहिए? 22। लेकिन हम 22 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर रुक जाओ, स्पेशल टैक्स ईयर का नाम देने का तरीका क्या है? सुन लो सर, स्पेशल टैक्स ईयर का नाम ऐसे दिया जाएगा, हम ये देखेंगे कि इस स्पेशल टैक्स ईयर का जो एंड है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। हमने कहा अच्छा, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 2023, स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 22 से और एंड हुआ है 30 जून 23 को। हम ये देखेंगे कि जो भी स्पेशल टैक्स ईयर है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। तो जरा बताओ ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है? हमने कहा सर ये इस स्पेशल टैक्स ईयर का जो ईयर एंड है वो नॉर्मल टैक्स ईयर 23 के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2023।
क्या ये बात समझ आती है? ना तो ये शुरू 23 में हुआ, ना ये एंड 23 में हुआ, लेकिन चूंकि इस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड नॉर्मल टैक्स ईयर 23 के ब्रैकेट में फॉल करता है, इनकी डेटों में फॉल करता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर 2023। सर ये नाम देना क्यों जरूरी है? इतने एहतमाम से हम जो इसको नाम दे रहे हैं, इसको हमें कोई प्यार से बुलाना है बार बार? जब इसको इतना एहतमाम से नाम दे रहे हैं, हमने कहा जी बहुत ज़रूरी है, ये नाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम ही बताएगा कि इस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा। नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 था, तो फाइनेंस एक्ट कौन सा लग रहा था? 2022। तो अब मैं आपसे पूछूं कि स्पेशल टैक्स ईयर 2023 है, फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? 2022 का लगेगा। अगर 2022 ने ये कहा है, अगर फाइनेंस एक्ट 2022 ने कहा है कि कंपनी का रेट पहले भले 25 था, अब कितना हो गया है? 29, तो मैं कहूंगा, सॉरी, बैंक्स का, मिसाल के तौर पर बैंक्स का रेट पहले भले 35 था, अब 39 हो गया है, तो अब मैं स्पेशल टैक्स ईयर 2023 में रेट क्या लगाऊंगा? 39 लगाऊंगा। लेकिन सर बात सुने, ये 1 जुलाई से जो पहले वाला हिस्सा है वो तो पीछे फॉल करेगा ना, उस पर अलग रेट लगाएंगे क्या? उस पर क्या पिछले साल का रेट लगेगा? हमने कहा ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं है। इनकम तो पूरे साल के आखिर में मर्ज होकर कैलकुलेट होती है ना, इनकम की कैलकुलेशन तो हम साल के आखिर में करेंगे ना। अब मिसाल के तौर पर इसने अपने इस स्पेशल टैक्स ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इनकम कमाई 2 करोड़, हम पूरे 2 करोड़ पर टैक्स रेट कौन सा वाला लगाएंगे? फाइनेंस एक्ट 2022 वाला, जो भी फाइनेंस एक्ट 2022 रेट बोलेगा। इसका मतलब यह है कि सर टैक्स ईयर का नाम देना इसीलिए जरूरी है बिकॉज इट डिटरमिन्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। इस पर कौन सा रेट लगेगा? पिछले फाइनेंस एक्ट में मिसाल के तौर पर बैंकों का रेट होगा 35%, अगले फाइनेंस एक्ट में बढ़ा के कर दिया 39%, तो हमने कहा अब सर फाइनेंस एक्ट 2022 का रेट लगेगा इसके ऊपर 39%, पूरे साल पे, पूरे साल की इनकम पे। आर यू गेटिंग दिस? सबको ये प्रिंसिपल समझ में आता है नाम देने का? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, सोच के, कोई कंपनी है, कंपनी कह लो, पर्सन कह लो, कुछ भी कह लो, कोई पर्सन है, उसका ये स्पेशल टैक्स, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। स्पेशल टैक्स ईयर है जो स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 27 से और एंड हो रहा है 28 फरवरी 28 को। नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर। नाम क्या दूंगा? सोचो, पहले सब सोच लो फिर हाथ रेस करो। इसको क्या नाम दूं? स्पेशल टैक्स ईयर क्या बोलूं इसको मैं? हाँ बेटा तुम बताओ। स्पेशल टैक्स ईयर 2028। देख लो यार, ज्यादा टाइम तो 27 में गुजारा है बेचारे ने। हाँ क्या ख्याल है, उम्मत का इत्तेफाक है इस पे? किस बात पे इत्तेफाक है? 27 है 28 है? मेरा सर 28 है सर। क्यों सर? आप नॉर्मल टैक्स ईयर 28 की टाइमलाइन बना लें। स्टार्ट होती है 1 जुलाई 27 से, एंड होती है 30 जून 28। तो क्या ये इसी टाइमलाइन में फॉल करेगा? ये इस टाइमलाइन में फॉल करेगा। अच्छा अब एक और एग्जांपल, वो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, उसका जवाब इज्तिमाई नहीं होगा। ये रब कर दूं मैं? ये रब कर दूं?
सब गौर से देखेंगे बेटा। स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2019 और ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर 2020। बिल्कुल सब खामोश। सोच लो, 1 मिनट तक सोचो, फिर पूछूंगा। सोच लिया सबने? आप बता दें बेटा। 2021। लेकिन ना यहाँ 21 है ना वहाँ 21 है, 21 कैसे आ गया ये? नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। वेरी गुड सर। हम तो बनाएंगे टाइमलाइन माजरत के साथ। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 21। तो क्या ये 30 सितंबर 2020 इस टाइमलाइन में फॉल कर रहा है? हमने कहा सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 21 की टाइमलाइन में फॉल कर रहा है। किस टाइमलाइन में फॉल कर रहा है? नॉर्मल टैक्स ईयर 2021 की टाइमलाइन में। इसीलिए मैं इसको नाम क्या दूंगा? स्पेशल टैक्स ईयर 2021। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो ये स्टार्ट 21 में हो रहा ना एंड 21 में हो। स्टार्ट 19 में हो रहा कैलेंडर ईयर, एंड कैलेंडर ईयर 20 में हो रहा। लेकिन इसको हमने टैक्स ईयर का नाम क्या दिया है? टैक्स ईयर का नाम क्या दिया है? स्पेशल टैक्स ईयर 2021। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को? इसकी अब मैं बताने लगा हूँ एक आसान सी जुगाड़, आसान तरीका बताने लगा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ये टाइमलाइन बनाने की भी ज़रूरत पेश ना आए। वो भी जहन में रखोगे तो फिर तो ये टाइमलाइन भी नहीं बनानी पड़ेगी। आसान जुगाड़ बता रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, अगर तो जो मंथ ऑफ टैक्स ईयर एंड, अगर तो आपका जो टैक्स ईयर एंड हो रहा है, टैक्स ईयर खत्म हो रहा है, उसका मंथ जैन से जून है, तो हमने कहा सर उसका टैक्स ईयर कैसे निकालोगे? उसका टैक्स ईयर जो कैलेंडर ईयर है ना वही टैक्स ईयर हो जाएगा। और अगर टैक्स ईयर खत्म हो रहा है और उस खत्म होने का महीना है जुलाई से दिसंबर, तो टैक्स ईयर निकालने के लिए काम करो, कैलेंडर ईयर +1 कर दो। पहले लिख लो फिर समझा दो। लेकिन इसको थोड़ा सा ज़रा CY को कैलेंडर ईयर लिख देना। ऐसा नहीं हो घर जाके परेशान हो जाओ, ये CY सर ने क्या कर रहा है ये। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ऑनलाइन वाले बच्चों के अगर कोई सवाल है तो क्लास के आखिर में देखता हूँ मैं, ठीक है बेटा? थोड़ा सा ज़रा सब्र करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसका मतलब क्या है ज़रा सुन भी लो। इसी को मैं अप्लाई करता हूँ ना, इसी वाले केस को मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये जो स्पेशल टैक्स ईयर था, इसका जो मंथ था वो कौन सा था? सितंबर था। इस वाले ब्रैकेट 1 में फॉल करता है 2 में? 2 में। हमने कहा था ब्रैकेट 2 में फॉल करता है। सितंबर था। ब्रैकेट 2 में फॉल करता है कि मंथ ऑफ टैक्स ईयर एंड सितंबर इधर फॉल करता है। हमने कहा अच्छी बात है, तो इसके टैक्स ईयर का नाम देना है। कैसे दूं? कैलेंडर ईयर +1। कैलेंडर ईयर क्या था? 2020। तो हमने कहा सर 20 + 1 कितना हो गया? 21। तो हमने कहा टैक्स ईयर आंखें बंद करके। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्सन है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, एक पर्सन है, उसका जो टैक्स ईयर एंड है वो है 31 जुलाई 2031। जुलाई कौन सा जुलाई? 31 जुलाई 2031। 32। सिंपल
सर जुलाई कौन से ब्रैकेट में फॉल करेगा? और मैंने कैलेंडर ईयर कौन सा बताया? 2031, 2031, तो 2031 प्लस 1 2032। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब सर अब हमें टाइमलाइन बनाने की झंझट से भी छुटकारा मिल गया। अब आप हमें सिर्फ मंथ बोलें, आप देखें कैसे चुटकी बजाते हैं, हम बताएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 31 मार्च 2027 30th नवंबर 2035 2036 स्पेशल टैक्स से 2036। क्या अब ये बात सबके जहनों में आ गई? इसका मतलब सर अब हम चुटकी बजाते ही स्पेशल टैक्स ईयर का नाम पता लगा सकते हैं। ठीक होगी बात? तो बस हम स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं और बाकी बातें हम वेडनेसडे को करेंगे, टाइम खत्म हो गया। स्पेशल टैक्स ईयर जरा देख लो। एनी इनकम ईयर, अच्छा इनकम ईयर ऊपर ब्रैकेट में लिख लो ऑफ 12 मंथ्स। स्पेशल ईयर भी 12 मंथ्स का ही होगा, ब्रैकेट में ऊपर लिख लो ऑफ 12 मंथ्स। एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30th June is a special tax year and is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। अभी बात समझ आ गई सबको? वो नॉर्मल टैक्स ईयर जिसकी रेफरेंस में वो स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा है। स्पेशल ईयर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019। This year end falls in the normal tax year 1 जुलाई 19 से 30 जून 20 and therefore the tax year relevant to the normal tax year, that is tax year 20, shall be the tax year for this special year as well। अच्छा, अब सर ये कौन बताता है कि किसका स्पेशल ईयर है और किसका नॉर्मल ईयर है? हमने कहा ये बताता है बोर्ड। और जब मैं कहूँ बोर्ड, इसका मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये कोई मैट्रिक इंटर बोर्ड की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है FBR की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है। कौन है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। देखो ये बेचारा लॉ नहीं बनाता। FBR का इदारा क्या करता है? टैक्स की कलेक्शन करता है, टैक्स के मेजर्स को इन्फोर्स करता है, लॉ नहीं बताता। लॉ कौन बनाता है? लॉ हमारी पार्लियामेंट बनाती है, कानून साज इदारा बनाता है, असेंबली पास करती है। ठीक हो गई बात? तो लो, अब मैं आमतौर पर पढ़ाते पढ़ाते टैक्स वाले ने ये कानून बना दिया, टैक्स वाले ने, तो बच्चों के दिमाग में ना FBR का खाका जो है ना डरावने इंसान का बन जाता है। मैंने कहा टैक्स के लॉ बनाने वाला होता कौन है? वो गवर्नमेंट होती है। हाँ, उसको इन्फोर्स करवाने वाला कौन होता है? फिर FBR होता है। ठीक होगी बात? तो अभी यहाँ पर ये टैक्स ईयर कौन प्रिस्क्राइब करेगा? गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रही है, लॉ प्रिस्क्राइब कर रही है, या FBR प्रिस्क्राइब कर रहा है? बोर्ड। आओ, द बोर्ड हैज द अथॉरिटी। किसके पास अथॉरिटी है? बोर्ड के पास अथॉरिटी। ये लॉ, ये इतना छोटा मोटा मैटर है कि इसके लिए हमें लॉ मेकिंग एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तो कौन ही बता देगा? FBR बता देगा। The board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of taxpayer। इसको अंडरलाइन करो, any particular class of taxpayer। इसको अंडरलाइन कर लो, समझाऊंगा अगली क्लास में, मुझे याद दिलाना। मैंने अंडरलाइन करवाया है और अभी समझाया नहीं है। Any particular class of taxpayer, for example in respect of certain classes of business, following special tax years are specified by the board। कुछ businesses हैं, एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है, जिन केसेस में FBR ने स्पेसिफाई कर दिया है कि नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो नहीं होगा। कौन सा फॉलो होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। आओ देख लेते हैं। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, तो जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका स्पेशल टैक्स ईयर 1 अक्टूबर से शुरू होकर 30 सितंबर पे खत्म होता है। उनका टैक्स का हिसाब किताब 30 सितंबर पे खत्म होता है। ऑल पर्सन्स एक्सपोर्टिंग राइस, जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनका 1 जनवरी से 31 दिसंबर पर। और ऑल इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर पर। ठीक होगी बात? तो ये जो आज हमने पढ़ा है इसको घर पे आप लोग याद भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और बुध वाले दिन हमारी मुलाकात होगी और हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।